हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस रेक्टेंगुलर चैनल पूरी तरह से सीख लिया है। तब उसके आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको बस वही 2-3 फॉर्मूले याद करने हैं। एक सीक्वेंट डेप्थ रेशियो, एक एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और दो छोटे 1-2 फॉर्मूले जो थे वो, ठीक है। तो देखते हैं। इन अ हाइड्रोलिक जंप अकरिंग इन अ रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ 3 मीटर विथ, यानी B जो है वो है 3 मीटर। द डिस्चार्ज इज 7.8 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी Q इक्वल टू है 7.8 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एंड द डेप्थ बिफोर द जंप, बिफोर द जंप बोला जा रहा है, मतलब सेक्शन 1 की बात हो रही है, मतलब y1 इक्वल टू है 0.28 मीटर। एस्टिमेट द सीक्वेंट डेप्थ, तो जब हमें y1 पता है और सीक्वेंट डेप्थ पूछा गया है तो वो y2 होगा। एंड द एनर्जी लॉस यानी EL, ये दो चीज़ें पूछी गई हैं। यहाँ पर तो y1 दिया गया है तो सीक्वेंट डेप्थ पूछा तो हमने उसको y2 बोला। इसी तरह अगर y2 दिया होता और सीक्वेंट डेप्थ पूछा जाता तो मतलब वो y1 पूछ रहा है, ठीक। तो हमें y2 पूछा जा रहा है, y1 हमें पता है, तो सीधी बात है सीक्वेंट डेप्थ रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सीक्वेंट डेप्थ रेशियो का फॉर्मूला ये है y2 बाई y1 इक्वल टू 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस का 1 प्लस √1 + 8 f1 का स्क्वायर। मतलब y2 हमें निकालना है, y1 हमें पता है, तो f1 अगर हमें पता चल जाए तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। f1 का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, v1/√g/y1, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल चल रहा है तो √g/y1 होगा। y1 तो हमें पता है, g हमें पता है, लेकिन v1 नहीं पता है। तो जब v1 नहीं पता है तो पहले हम v1 कैलकुलेट करेंगे। तो v1 इक्वल टू होता है q/क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब b × y1। Q का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 7.8 मीटर क्यूब पर सेकेंड, वैल्यू रख दी। B का वैल्यू गिवन है, विथ जो है वो 3 मीटर का है, बेस जो है वो 3 मीटर का है, मतलब 3 हो गया। y1 जो है वो 0.28 मीटर गिवन है। इससे आपने जब वेलोसिटी कैलकुलेट किया तो वैल्यू आ गई कितनी, 9.286 मीटर पर सेकेंड। तो v1 की वैल्यू हमें पता चल गई, g 9.81, y1 का वैल्यू जो है वो है 0.28, वैल्यू रखी, और फ्राउडर नंबर की जो वैल्यू हमें मिली वो हमें मिल गई कितनी, 5.603, ठीक है। एक से ज़्यादा है, मतलब जो है सुपर क्रिटिकल है, ठीक है। अब देखिए y2 बाई y1, तो हमें ये जो हमने f1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की, ये वैल्यू हमने इसमें रख दी, तो y1 बाई y2 जो कैलकुलेट होकर आया वो आया 7.44। इसमें से y1 का वैल्यू हमें पता है 0.28 और हमें y2 का वैल्यू फिर मिल गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो हमें जो चाहिए था, एनर्जी लॉस चाहिए था। तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर फ्रिक्शनलेस चैनल के लिए y2 माइनस y1 का क्यूब डिवाइड बाई 4 y1 y2। y2 हमें पता है, अभी हमने y2 कैलकुलेट किया, y1 हमें ऑलरेडी दिया था, वैल्यूज़ रख दी और आंसर आया 2.512 मीटर। ये एनर्जी लॉस हुआ है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और, हमने यहाँ पर इसे क्यों माना, इसे हमने क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनलेस या ऐसा कुछ। तो इसमें देखिए फ्रिक्शन की कुछ वैल्यूज़ ही नहीं दी गई हैं, ना ही हमें बेस स्लोप कुछ दिया गया है। इट मीन्स क्या होगा कि ये हॉरिजॉन्टल और रेक्टेंगुलर चैनल ये बताया गया है, तो जब स्लोप नहीं गिवन है और फ्रिक्शन की कुछ वैल्यूज़ नहीं गिवन है तो मतलब पूरा जो ये चैनल है वो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस रेक्टेंगुलर चैनल का केस है। नेक्स्ट देखते हैं। A rectangular channel carrying a supercritical stream is to be provided with a hydraulic jump type of energy dissipator. It is required to have an energy loss of 5.0 मीटर। मतलब एनर्जी लॉस की वैल्यू जो है वो 5.0 मीटर है, 5 मीटर है। इन द हाइड्रोलिक जंप व्हेन द इनलेट फ्राउड नंबर इज, इनलेट फ्राउड मतलब f1 की वैल्यू जो है वो 8.5। व्हाट आर द सीक्वेंट डेप्थ ऑफ दिस जंप, y1 और y2 दोनों ही पूछा गया है हमसे। तो देखिए हमें EL का वैल्यू दे दिया गया है, एनर्जी लॉस दे दिया गया है और f1 का वैल्यू दे दिया गया है, और y1 और y2 पूछा गया है।
तो सीक्वेंट डेप्थ रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो फॉर्मूला सामने लिखा है। तो चूँकि हमें F1 की वैल्यू पता है, F1 की वैल्यू हमें यहाँ रखी, तो ये पूरा वैल्यू सॉल्व होकर एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिलेगा, जो कि क्या है 11.53। तो y2 इक्वल टू 11.53 ऑफ y1, हमें एक रिलेशन मिल गया। और दूसरा रिलेशन हमें कहाँ से मिलेगा, देखिए एनर्जी लॉस की वैल्यू गिवन है। जब एनर्जी लॉस की वैल्यू गिवन है तो एनर्जी लॉस इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 का होल क्यूब डिवाइड बाई 4 y1 y2। अब y2 का वैल्यू हमें y1 के टर्म्स में पता है, ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, और पूरा इक्वेशन जो है फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा कितने अननोन में, सिर्फ एक अननोन, वो क्या होगा y1 होगा, एनर्जी लॉस क्योंकि गिवन है। तो फिर हम इस तरह से जो y1 की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, 0.1975। अब हमें y2 चाहिए, तो y2 जो है डायरेक्टली रिलेशन जो इक्वेशन नंबर 1 में जो हमें मिला है, y2 इक्वल टू 11.53 ऑफ y1, ये वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे और y2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, 2.277 मीटर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। A hydraulic jump takes place in a rectangular channel with sequent depth of 0.25 meter and 1.50 meter। अब देखिए 0.50, 1.5, ये y1 और y2 है, लेकिन कौन सा y1 है कौन सा y2 है ये आपको देखना होगा। जो कम वैल्यू होती है वो आपकी सुपर क्रिटिकल डेप्थ की होती है, मतलब वही हमारा क्या है, y1 है। और ये दूसरी वैल्यू जो ज़्यादा वाली वैल्यू है हमारी सब क्रिटिकल डेप्थ की है, मतलब ये क्या है, ये है y2। एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द जंप रिस्पेक्टिवली, आगे गिवन भी है। एस्टिमेट द डिस्चार्ज पर यूनिट विथ, यानी इसमें पूछा क्या है, स्मॉल क्यू पूछा है, तो स्मॉल क्यू इक्वल टू क्या। नेक्स्ट एनर्जी लॉस भी पूछा गया है, मतलब EL की वैल्यू भी पूछी गई है। ठीक, अब देखिए y1 और y2 हमें पूरी तरह से गिवन है, तो y1 और y2 देखिए, और हमें पूछा क्या गया है, हमें Q का वैल्यू पूछा गया है और EL का वैल्यू पूछा गया है। ठीक, तो देखिए y1 और y2 जो है गिवन है, तो इस फॉर्मूले से y1 और y2, इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, हम f1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमने y1 और y2 की वैल्यू रखी और हमने क्या किया, f1 का वैल्यू जो है वो निकाल लिया। ओके, अब f का फॉर्मूला देखिए, फाउडर नंबर इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन रूट जी वाई, और v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v को हम लोग लिख सकते हैं q बाई y1 लिख सकते हैं। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, f1 इक्वल टू q बाई y1 रूट जी y1। तो q का वैल्यू हमें नहीं पता है, f1 का वैल्यू हमें पता है, y1 का वैल्यू हमें पता है, g का वैल्यू हमें पता है, y1 का वैल्यू हमें पता है, तो हमें q का जो एक अननोन वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी, और वो मिला कितना, 1.794 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमसे पूछा गया था, एनर्जी लॉस पूछा गया था, तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला लगा दिया y2। एनर्जी लॉस के लिए तो हमें सिर्फ y1 और y2 की वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, ये फॉर्मूला लगाया, y1 और y2 की वैल्यूज़ रखी, और हमें एनर्जी लॉस का वैल्यू जो है वो डायरेक्ट हमें मिल गया। ठीक, तो सारे फॉर्मूले इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन पूरी तरीके से एनर्जी लॉस और सीक्वेंट डेप्थ रेशियो, इन्हीं सब फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हो सकता है आपको y1 और y2 दे दे और f1 का वैल्यू पूछ ले, या फिर q का वैल्यू पूछ ले, या फिर एनर्जी लॉस आपसे निकालने को बोल दिया जाए, या फिर और भी तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन कुछ भी होगा डायरेक्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो केस हमें देखने हैं वो क्या है, जम्प्स इन हॉरिजॉन्टल नॉन रेक्टेंगुलर चैनल। हॉरिजॉन्टल नॉन रेक्टेंगुलर चैनल, वो भी फ्रिक्शनलेस। तो अब जो केस हम लेंगे उस केस में क्या होना है, जो सरफेस होगा वो फ्रिक्शनलेस होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब बेड स्लोप जो है वो 0 होगा, लेकिन अब जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर नहीं होगा। अब जो क्रॉस सेक्शन है वो नॉन रेक्टेंगुलर होगा, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है स्पेसिफाइड भी नहीं किया गया है, बस रेक्टेंगुलर नहीं है इतना बताया गया है। तो अब हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया की जगह हमेशा ए वर्ड यूज़ करेंगे। A1 सेक्शन 1 पर क्रॉस सेक्शनल एरिया, और A2 जो है वो सेक्शन 2 पर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। मोमेंटम इक्वेशन, अभी भी उसने बोला कि फ्रिक्शनलेस है, तो सीधी बात है फ्रिक्शनलेस है तो मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था वो ऐसे भी 0 होगा। RVF है तो हम लोग W sin थीटा वाला टर्म भी नहीं लेंगे, तो हमारे पास जो मोमेंटम इक्वेशन बचा वो क्या बचा, P1 माइनस P2 इक्वल टू M2 माइनस M1 बचा।
अब P1 की वैल्यूज़ देखते हैं। अच्छा, P1 की वैल्यू देखिए, तो चूँकि अब तो रेक्टेंगुलर चैनल तो है नहीं, तो अब जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या होगी, गामा इंटू A1 इंटू Y1 बार। वैल्यूज़ हैं क्या, गामा जो है वो है यूनिट वेट ऑफ वाटर, और A1 जो है वो है सेक्शन 1 पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो, और Y1 बार जो है वो सेक्शन 1 पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका CG वाटर सरफेस से कितने डिस्टेंस पर है वो होता है। यही सारी वैल्यूज़, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो हैं वो Y सेक्शन 2 के लिए वो A2 और Y2 बार हैं। M2 को देखिए, M2 इक्वल टू क्या है, रो Q2 V2, इसमें तो कोई चेंज है नहीं, ये अभी वैसा ही है जैसे मैंने पहले बताया था। ठीक, अब आगे हम लोग करते क्या हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू Q डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक, यही वैल्यू, इस वैल्यू को हम लोग रिप्लेस करते हैं। तो ये देखिए, ये V2 जो है, V2 जो है इसको हमने क्या किया, Q बाई A2 से, और V1 को Q बाई A1 से रिप्लेस किया, और यही चीज़ क्या हो गया, ये देखिए रो को हम लोग क्या कर सकते हैं, गामा इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू जी होता है, तो रो इक्वल टू हो जाएगा गामा बाई जी। तो यही चीज़ गामा बाई जी Q2 का स्क्वायर डिवाइड बाई A2 माइनस गामा बाई जी Q1 का स्क्वायर डिवाइड बाई A1। यहाँ से हमने गामा से गामा कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में गामा और गामा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, A1 Y1 बार माइनस A2 बार, 1 बाई जी Q2 का स्क्वायर डिवाइड बाई A2 माइनस Q1 का स्क्वायर डिवाइड बाई A1। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना होता है, हमें ये अभी तक बस हम ये करेंगे कि ये जो वैल्यू है इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, और इस वैल्यू को हम लोग इधर भेज देंगे, जो वैल्यू बचेगी वो ये होगी। ठीक, अब ये जो वैल्यू हमें मिली है इसे हम एक इक्वेशन बनाकर रख देते हैं। फिर से हम लोग मोमेंटम इक्वेशन देखते हैं। मोमेंटम इक्वेशन जो हमें दिया गया है ये कि इसमें हमने वैल्यूज़ रखी हैं, जो इक्वेशन 12 हमें मिला है इसमें हमने क्या की हैं, वैल्यूज़ रख दी हैं, जो मोमेंटम का मतलब फॉर्मूला रख दिया है, और प्रेशर का फॉर्मूला रख दिया है। तो ये वैल्यूज़ जो हमें मिलेंगी वो क्या हो गई, ये टोटल वैल्यूज़ मिली हैं। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बस एक कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश करते हैं, या तो मतलब जो इक्वेशन नंबर 12 जो फॉर्मूला आया है हम उसको यूज़ कर सकते हैं, इसका एक और अल्टरनेटिव है जो अब सीखा जा रहा है। ठीक है, तो सेक्शन 1 पर P1 माइनस P2 इक्वल टू M2 माइनस M1, तो M1 को आप लोग इधर साइड ही लेकर आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, P1 प्लस M1 इक्वल टू P2 प्लस M2। दोनों साइड अगर गामा से डिवाइड कर दें दोनों साइड, तो ये जो वैल्यू हमें मिल जाएगी, मतलब P प्लस M डिवाइड बाई गामा मिल जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्स, और इंडिकेट करते हैं PS से। तो ये जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो सेक्शन 1 पर PS की वैल्यू है, स्पेसिफिक फोर्स की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू इंडिकेट हो रही है वो सेक्शन 2 पर स्पेसिफिक फोर्स की वैल्यू है। मतलब सेक्शन 1 पर स्पेसिफिक फोर्स जो है वो सेक्शन 2 पर स्पेसिफिक फोर्स के बराबर है। इस चीज़ को, इस फॉर्मूले को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और जो P का वैल्यू है वो क्या होगा, जनरल केस अगर आप लें तो P बाई गामा की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, A इंटू वाई बार, और M बाई गामा का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा Q स्क्वायर बाई JA। ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट होगा एक सेक्शन के लिए। अब आप जो जरा ये वाला जो इक्वेशन देखिए, इक्वेशन नंबर 12, अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम ही लिखी गई हैं। A वाई बार प्लस Q स्क्वायर बाई JA जो है वो कांस्टेंट है, और यही वैल्यू जो है, ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 में भी यही बात बोली गई है। ठीक, तो चाहे आप इक्वेशन का यूज़ करें या आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लें कि स्पेसिफिक फोर्स जो है वो दोनों सेक्शन पे जो है सेम रहेगा। ये स्पेसिफिक फोर्स इससे पहले भी यूनिट 1 में जब हम चैप्टर 1 नंबर 1 आपको बता रहे थे तब हमने ये बात बताई थी, और ये बोला था कि जब RVF में हाइड्रोलिक जंप यूज़ होगा तब ये वैल्यू यूज़ होगी। अभी तक इसका कुछ भी हमने एक्स्ट्रा नहीं सीखना है। तो अब देखिए ये वैल्यू, इससे क्वेश्चंस भी आप पूरी तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट जो है एनर्जी लॉस के लिए फॉर्मूला है। तो एनर्जी लॉस इक्वल टू सेक्शन 1 पे एनर्जी माइनस सेक्शन 2 पर एनर्जी। अभी भी हॉरिजॉन्टल का केस चल रहा है, तो हॉरिजॉन्टल का केस चल रहा है तो Z1 इक्वल टू Z2 होगा, तो हम उसे पहले ही कैंसिल कर देते हैं। ओके, तो सेक्शन 1 पे जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, Y1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G। सेक्शन 2 पर जो एनर्जी है वो जाएगी Y2 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G।
अब हमने क्या किया गया है कि y1 और y2 के टर्म को एक साथ ले लिया, मतलब y1 माइनस y2 v1 स्क्वायर बाई 2g माइनस का v2 स्क्वायर बाई 2g। अब v1 को हमने कर दिया किससे, q बाई a1 से, q स्क्वायर बाई 2g a1 का स्क्वायर माइनस v2 q स्क्वायर बाई 2g a2 का स्क्वायर। इसमें से हमने q स्क्वायर बाई 2g q स्क्वायर बाई 2g जो है वो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा दिस। मतलब कुल मिला के हमने जो यहाँ पर एनर्जी लॉस के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो डायरेक्टली यही फॉर्मूला यूज़ होना है, ठीक। इसमें कोई सिंप्लाइड फॉर्मूला कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीक्वेंट डेप्थ रेशियो के लिए फॉर्मूला। आप चाहें तो ये जो फॉर्मूला डेराइव हो रहा है इसको देखिए, डेरिवेशन तो सीखना ज़रूरी है, लेकिन आप चाहें तो अल्टरनेटिव अवेलेबल है इसके लिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। तो सीक्वेंट डेप्थ रेशियो जो है, सीक्वेंट डेप्थ रेशियो के लिए इक्वेशन नंबर 12 देखिए, जो अभी इक्वेशन नंबर 12 डिराइव हुआ था, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है इसी को हम लोग पहले यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए यही फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमने लिखा है। अब हमने इसमें किया क्या, हमने ये वाला टर्म एक साइड कर लिया और क्यू स्क्वायर बाई जी वाले टर्म जो है वो हमने दूसरी साइड कर दिए। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म है उससे हमने a1 मल्टीप्लाइड बाई y1 बार कॉमन लिया, तो हमें बचा क्या, a2 बाई a1 y2 बाई y2 बार डिवाइड बाई y1 बार माइनस 1। इधर से हमने q स्क्वायर बाई जी कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बचा 1 बाई a1 माइनस 1 बाई a2, ठीक। आगे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए बचता क्या है, इसे हम लोग ये जो लास्ट में जो इक्वेशन आया है इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 14 लिख देते हैं और आगे कुछ वैल्यूज जो है वो हम लोग सीखते हैं। चूँकि इस क्यू स्क्वायर बाई जी को हमें रिप्लेस करना है तो हमें इसके लिए देखने होंगे वैल्यूज़। तो देखिए अब अगर आप राउडर नंबर का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे तो चूँकि ये तो अब जनरल केस चल रहा है, ये हॉरिजॉन्टल तो है, रेक्टेंगुलर का केस नहीं चल रहा है, इसलिए हमें ये जनरल केस में देखना होगा। तो F इक्वल टू V अपॉन रूट जी ए बाई टी, और V को क्या लिख सकते हैं, Q बाई ए लिख सकते हैं। फिर दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, इसमें स्क्वायर कर दिया तो बचा क्या, एफ स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर रूट टी की जगह टी हो गया, ए और ये ए की पावर क्या था 3/2 था, तो स्क्वायर कर दिया तो ए की पावर 3 हो गया और रूट जी की जगह जी हो गया। तो यानी f1 स्क्वायर इक्वल टू अगर होगा तो क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई t1 जी डिवाइड बाई a1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब ये f1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर इसमें हम लोग रखते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्यू स्क्वायर बाई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, f1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a1 का क्यूब डिवाइड बाई t1। ये वैल्यू हम लोग रखेंगे, यहाँ पर हमने रखा जो वैल्यू है वो वैल्यू हमने यहाँ पर रखी, क्यू स्क्वायर बाई जी की जगह जो वैल्यू है ये हमने रखी, और ये तो एज इट इज़ ही रहेगा। अब इसमें देखते हैं देखिए इसमें हमें देखिए करना क्या है, अब ये देखिए, हाँ ये एक सेकेंड, अभी देखिए ये देखिए क्यू स्क्वायर बाई जी का जो फॉर्मूला है, क्यू स्क्वायर बाई जी के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो हमने रखी यहाँ पर, f1 स्क्वायर ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पर रखी, तो हमें क्या मिला, ये देखिए ये वैल्यूज़ जो है आपको देखिए यहाँ पर समझना होगा, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है। 1 बाई a1 माइनस 1 बाई a2, तो इसको हमने जब सॉल्व करेंगे 1 बाई a1 माइनस 1 बाई a2 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 डिवाइड बाई a1 a2, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है a2 माइनस a1 डिवाइड बाई a1 a2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है क्यू स्क्वायर बाई जी है ना, तो देखिए हमने क्या किया है, क्यू स्क्वायर बाई जी जो है वो एज इट इज़ है, हमने किया क्या है, सिर्फ इतना किया है कि t1 और t1 को ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। इसके अलावा हमने क्या किया है, a1 स्क्वायर को भी डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई किया है, और ये एक a1 जो है, एक a1 जो है देखिए इधर से आया, ये देखिए ये वाला ये जो है a1 y1 बार, तो एक a1 जो है वो डायरेक्टली हमने यहाँ पर a1 ये रखा हुआ है, ये y1 बार है इसका, ठीक। तो ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया है वो ये हमने बस ये f1 का स्क्वायर बनाने की कोशिश की है। तो अब जो वैल्यू जो इसके अंदर लिखी हुई है ये देखिए,
अब जो वैल्यू इसके अंदर लिखी हुई है वो डायरेक्टली क्या f1 का स्क्वायर है, तो f1 का स्क्वायर को एज इट इज़ रहने देते हैं। और अब देखिए होगा क्या कि a1 बाई t1 करना है। तो देखिए एक a1 इससे लिया डिवाइड बाई t1 डिवाइड बाई y1 बार है ही, तो एक a1 और बचता है। तो इस a1 से हमने क्या किया, इस a1 से हमने इस वाले a1 को कैंसिल कर दिया। तो अब बचा क्या, a2 बाई a1 यानी 1 और a1 बाई a2, तो a1 बाई a2। ठीक, तो ये फॉर्मूला एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो इक्वेशन नंबर 15 जो है वो, इसे आप लोग याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है किसी भी नॉन रेक्टेंगुलर चैनल के लिए, आपसे पूछा जाता है सपोज ट्रापेजॉइडल के लिए पूछा जाता है या ट्रायंगल के लिए पूछा जाता है, तो इस तरीके के चैनल्स के लिए आपको ये पूरा डेरिवेशन शुरुआत से करना ही पड़ेगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप इक्वेशन नंबर 15 अब याद करके बैठे हैं और डायरेक्टली आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर 15 उठाया और उसमें a1 की जगह उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का a1 रखा, t1 की जगह उस पर्टिकुलर का t1 रखा और फॉर्मूला डिराइव कर दिया। इससे क्या होगा, मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। तो ये जो पूरा शुरुआत से किया गया ये वाला पहलू पूरा हमें रखना पड़ेगा नॉन रेक्टेंगुलर चैनल के लिए। अब देखिए हमें जो करना है वो क्या करना है, सीक्वेंट डेप्थ रेशियो निकालना है ट्रायंगुलर हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस चैनल के लिए। तो चूँकि ऑलरेडी मैंने ये पूरा इक्वेशन अभी भी किया है, इसलिए मैं ट्रायंगल के लिए a1, y1, a2, y2 वैल्यूज़ उठाकर इसमें रख दूंगी और सॉल्व कर दूंगी। लेकिन जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, तो आपको ये पूरा डेरिवेशन जो है वो करना पड़ेगा, उसके बाद आप उस पर्टिकुलर चैनल के लिए रखेंगे। तो देखिए हमें इसमें वैल्यूज़ क्या क्या चाहिए, हमें a1 चाहिए, हमें a2 चाहिए, y1 बार, y2 बार, t1, f1 बार, ये वैल्यूज़ चाहिए। ये वैल्यूज़ अगर हमें रख देंगे तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। तो देखिए ट्रायंगल चैनल है, अगर m/1 का रेशियो हम लोग लेते हैं और y डेप्थ मानते हैं, तो टॉप विथ क्या हो जाएगा, my प्लस my मतलब 2my हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस मतलब 2my इंटू हाइट मतलब y यानी my स्क्वायर। तो जब a1 के लिए होगा तो my1 का स्क्वायर, a2 के लिए होगा तो my2 का स्क्वायर। ये दो वैल्यूज़ हो गई, ये भी हो गया। ठीक, अब देखिए y बार क्या होता है, किसी भी क्रॉस सेक्शन से वाटर का जो डिस्टेंस होता है वही। तो चूँकि ट्रायंगल है तो मतलब y/3, तो y1 बार हो जाएगा y1/3 और y2 बार हो जाएगा y2/3। अब देखिए f1 का वैल्यू, वैसे f1 का वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लास्ट में हमने उसे f1 से रिप्लेस कर ही दिया है। तो आप f1 की वैल्यू निकालिए या नहीं निकालिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू हमने निकाली हैं इन सारी वैल्यूज़ को इस जनरल इक्वेशन पे रख देते हैं। जब वैल्यूज़ हमें जनरल इक्वेशन पे हमने रख दी और हमने उसे सॉल्व किया, तो देखिए ये एक इक्वेशन हमें मिला है। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। किसके लिए है, ये है हमारा ट्रायंगल चैनल के लिए, हॉरिजॉन्टल और फ्रिक्शनलेस चैनल के लिए। ठीक, अब हमें जो देखना है वो है जम्प्स इन एक्सपोनेंशियल चैनल। तो पहले तो ये जानिए कि एक्सपोनेंशियल चैनल होते क्या हैं, इससे पहले भी आप लोगों ने सीखे होंगे। तो एक्सपोनेंशियल चैनल क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल चैनल एक ऐसा चैनल है जिसमें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो डेप्थ ऑफ मतलब फ्लो का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डेप्थ ऑफ फ्लो की वाई यानी डेप्थ ऑफ फ्लो की किसी पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर a लिखें तो a इक्वल टू k1 इंटू वाई की पावर a, इसमें से k1 और a जो हैं वो दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट हैं। a की वैल्यू बेस पर हम लोग शेप ऑफ चैनल को डिफाइन करते हैं, यानी अगर a की वैल्यू 1 होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये रेक्टेंगुलर चैनल है। a की वैल्यू 1.5 होती है तो हम लोग उसे बोलते हैं कि पैराबोला है, ये मतलब ये जो चैनल दिया जा रहा है एक्सपोनेंशियल चैनल पैराबोला है। और अगर a की वैल्यू 2 होती है तो हम लोग इसे बोलते हैं कि वो ट्राइंगल है। तो देखिए कैसे होता है, अगर a इक्वल टू बी इंटू वाई है, मतलब y की पावर कितना है 1 है, तो मतलब ये रेक्टेंगल है। तो अगर आप ध्यान दें तो ये रेक्टेंगल का केस है। अभी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आया था वो क्या आया था, एम वाई का स्क्वायर आया था। y का स्क्वायर मतलब y की सेकेंड डिग्री मतलब देखिए a का वैल्यू 2 है तो ट्रायंगल है। ठीक, तो इसलिए तो अब हमें एक्सपोनेंशियल चैनल के लिए वही सीक्वेंट डेप्थ रेशियो का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, डिराइव करना है और EL का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो देखिए 1 बाय 1 करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला चूँकि अभी तो हमने ये किया है, पूरा डेरिवेशन किया है, तो इस डेरिवेशन से हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर पेपर पूछा जाता है तो पहले आप ये क्वेश्चन नंबर 14 पूरा डिराइव करेंगे,
और इसके बाद यूज़ करेंगे। एक तरीका ये है, ठीक। अब देखिए, अब ये जो फॉर्मूला है इसे यूज़ करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, मैंने बोला था A1 और A2 चाहिए। तो देखिए A का फॉर्मूला डायरेक्टली गिवन है, तो आप A1 A2 का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो हमें चाहिए होता है T1 चाहिए होता है। तो T1 मतलब टॉप विथ सेक्शन 1, टॉप विथ सेक्शन 2 दोनों पर चाहिए। तो देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया का हमें इक्वेशन गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का हमें इक्वेशन गिवन है। एक फॉर्मूला आपको पता है कि टॉप विथ इक्वल टू क्या होता है, DA अपॉन DY होता है। तो DA अपॉन DY मतलब Y डिस्टेंस मतलब जी बेस से Y हाइट पर टॉप विथ कितनी है, अगर हमें वो निकालनी है तो उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, ए का वैल्यू रखा K1 Y1 की पावर है, इसमें से K1 और A जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो y की पावर है तो क्या हो जाएगा A इंटू वाई की पावर A-1। मतलब कि ये जो है ये क्या हमने y की जगह हमने क्या लिया, कैपिटल Y लिया हुआ है। तो मतलब जो टॉप विथ आया ये क्या आया, टॉप विथ यानी टोटल टॉप विथ आया। इसी तरह अगर ये स्मॉल t की बात पूछी जाती, हमने देखिए क्या किया हुआ है, हमने एक ऐसे आर्बिट्रेरी एक चैनल लिया हुआ है, उसमें हमने बेस से h हाइट पर एक एलिमेंट ले लिया है। इस एलिमेंट का जो टॉप विथ है उसको हमने स्मॉल t से इंडिकेट किया है। स्मॉल t की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये देखिए इसी y, ये फॉर्मूला जो डिराइव हुआ है इसमें y की जगह हम लोग h रख देंगे तो हमें वैल्यू स्मॉल t की हमें वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, ये जो एरिया जो है इस पूरे एरिया का जो CG है वो वाटर सरफेस से y बार डिस्टेंस पर है, ठीक। इस चीज़ को हम लोग अभी यूज़ करेंगे। तो देखिए हाँ, इस चीज़ को देखिए अभी यूज़ होना है, अभी यही चीज़ आगे यूज़ होगी। एक और इक्वेशन जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है वो क्या है कि अगर ये पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई वाटर के सरफेस से CG इक्वल टू, अगर इस पूरे एरिया को हम लोग स्ट्रिप से कटा हुआ मान लें तो पूरा स्ट्रिप का समेशन कर दें, कहाँ से लेकर, 0 से लेकर y तक के लिए, ठीक। अब स्ट्रिप का क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रिप का CG, कहाँ से, वाटर सरफेस से। तो देखिए स्ट्रिप का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, T इंटू DH हो जाएगा, हो जाएगा स्ट्रिप का क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब स्ट्रिप का क्रॉस सेक्शनल एरिया का CG वाटर सरफेस से कितने डिस्टेंस पर होगा, तो देखिए CG जो है वाटर सरफेस से होगा इतनी डिस्टेंस पर। मतलब कि अगर ये नीचे से h है तो y माइनस एच जो है, y माइनस एच माइनस का DH/2, ये टोटल जो होगा उसका CG होगा। लेकिन DH ऑलरेडी एक छोटी सी वैल्यू है, उसको DH/2 किया मतलब और कम हो जाएगा। तो हम लोग इस CG को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, y माइनस एच लिख सकते हैं, ठीक। तो मतलब T मल्टीप्लाइड बाई y माइनस एच मल्टीप्लाइड बाई DH, पूरा का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से y इक्वल टू A इंटू वाई बार के हो जाएगा। यही चीज़ हमने देखिए नेक्स्ट उसमें की है। अब जब हम इसको सॉल्व, जो मैंने आपको बता रही थी वो ये था, ठीक। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए स्मॉल t1 की वैल्यू आ गई, स्मॉल t की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, वो ये है स्मॉल t इक्वल टू K1 A की पावर A इंटू एच की पावर A-1। यही वैल्यू हमने यहाँ पर रखी। DH है y, ये DH है, y माइनस एच है, ठीक। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए K1 और A ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये दोनों बाहर आ जाता है। अब देखिए H जो है वो वैल्यू जो है डिपेंड कर रही है, तो y इंटू एच की पावर A-1 DH माइनस y इंटू एच की पावर N-1 प्लस 1 मतलब h की पावर A DH। इसमें से अभी जो है हमारा y भी कांस्टेंट है, y भी क्या है, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर है, वो जो है वो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल क्या है, h वेरिएबल है, ठीक। तो y भी एज इट इज़ बाहर हो जाएगा और h का जो वैल्यू हमें मिलेगा, h का वैल्यू क्या है यहाँ पर A-1, h की पावर A-1, तो प्लस 1 हो जाता है, इंटीग्रेशन है, तो h की पावर 1 डिवाइड बाई A-1 प्लस 1 मतलब a, और 0 से लेकर y तक के लिए करना है। तो यहाँ पे जो अगला बचेगा वो क्या होगा, y की पावर a मल्टीप्लाई बाई वाई डिवाइड बाई a, ठीक। तो ये हो गया y की पावर a प्लस 1 डिवाइड बाई a। अब इधर देखिए y की पावर h की पावर a है तो हो जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद h की पावर a प्लस 1 डिवाइड बाई a प्लस 1, 0 से y तक, यानी y की पावर a प्लस 1 डिवाइड बाई a प्लस 1।
ये सारी वैल्यू है a इंटू वाई बार। अब a का फॉर्मूला रख दीजिए। a का जो वैल्यू है वो अभी जो दिया है वो क्या होता है k इंटू वाई की पावर a मल्टीप्लाइड बाई y1। अब आपको एक स्टेप दिखना चाहिए, ये देखिए। अब देखिए k1 इंटू ए, k1 इंटू ए, ऊपर से y की पावर a प्लस वन, वाई की पावर a प्लस वन कॉमन ले लेंगे और ये पूरा हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो क्या बचेगा, a इंटू ए प्लस वन माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इधर से भी k y की पावर a, तो k y की पावर a प्लस वन है तो इससे y की पावर a जो है कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा क्या, एक y बच जाएगा। तो y बार इक्वल टू a इंटू वाई डिवाइड बाई a इंटू ए प्लस वन, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। तो y बार इक्वल टू क्या बचा, y डिवाइड बाई a प्लस वन। ठीक है, y बार की वैल्यू हमें पता चल गई है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें a बाई टी की वैल्यू चाहिए होती है, a1 बाई टी1 चाहिए होता है ना। तो a बाई टी निकालेंगे तो देखिए टॉप विथ का वैल्यू अभी अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, ये देखिए कैपिटल T इक्वल टू k1 इंटू ए इंटू वाई की पावर a माइनस वन। ये वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पर रखते हैं और सॉल्व किया हमें, तो वैल्यू हमें क्या मिला, y बाई ए, मतलब a1 बाई टी1 के लिए क्या हो जाएगा, y1 बाई ए, तो ए ही रहेगा तो y1 बाई ए हो जाएगा। ठीक, अब ये जनरल फॉर्मूला है। इस जनरल फॉर्मूला में हमने वो सारी वैल्यूज़ जो है वो रख देनी है जो अभी अभी हमने पूरी कैलकुलेट की हैं। जब हमने ये पूरी वैल्यूज़ इसमें रख दी तो सॉल्व करके जो हमें इक्वेशन मिला है वो इक्वेशन ये सामने लिखा हुआ है, ये हमें इक्वेशन मिला है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, हमें कि हमें EL बाई E1 भी कैलकुलेट करना है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।